देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और हम इस वक्त मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 93A में। ये मेरे पीछे आप ट्विन टावर देखेंगे। दरअसल मैं आज आपको इस जीप के जरिए दिखाऊंगी पूरा 360 डिग्री टर्न की कैसे ये ट्विन टावर जो जब बनाया गया था तो कोशिश ये थी कि नोएडा की चारों तरफ से ये दिखे, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीछे जो आप देखेंगे ये 32 मंजिला इमारत ढह जाएगी। जो पहला टावर है अपेक्स टावर है, दूसरा सियानी टावर है, 30 मंजिला है और कहा जाएगा कि रविवार की दोपहर में महज 48 घंटे बाद ये धराशायी हो जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। और ऐसा पहली बार होगा जब देश में इतनी बड़ी इमारत, भ्रष्टाचार की इमारत धराशायी हो जाएगी। पीछे अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे बैरिकेडिंग कर दी गई है क्योंकि वहां से किसी को आने की अनुमति नहीं होगी। और जिस रोड में इस वक्त हम लोग चल रहे हैं ये भी पूरी तरीके से बंद रहेगी। ट्रैफिक यहाँ पर डाइवर्ट रहने वाला है। और जो भ्रष्टाचार की इमारत है, गगनचुंबी ये इमारत है, दरअसल इसमें 9000 से ज्यादा होल्स किए गए हैं। हर होल में उतने विस्फोटक भरे गए हैं जितना वो एक कॉलम को गिरा सके। लेकिन लोगों में चिंता भी है, उत्साह भी है। उत्साह इस बात को लेकर कि कैसे इतनी बड़ी मंजिल को धराशायी किया जाएगा। चिंता ये कि जो आसपास के फ्लैट्स आप देख पा रहे हैं जिनको ढका भी गया है वो उन पर कितना असर पड़ेगा, उनके मकान को कितना ज्यादा नुकसान होगा। जो वायु प्रदूषण फैलेगा उससे बीमारियां हो सकती है, ये एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पर पूरा मीडिया का जमावड़ा है। और जो सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल आदेश आता है वो ऐतिहासिक होता है, एक लैंडमार्क होता है उन तमाम बिल्डर्स के लिए भी जो भ्रष्टाचार की इमारतों को करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। पूरे ट्रैफिक के बारे में हम बात करेंगे। आनंद, आप बताइए कि कैसे ये बिल्डिंग धराशायी होगी? जी देखिए जसप्रीत, नोएडा पुलिस ने एक लंबी चौड़ी ट्रैफिक एडवाइजरी कल जारी की है। ड्रोन पे प्रतिबंध लगाया गया, बिना पुलिस परमिशन से कोई ड्रोन नहीं उड़ा सकता है। और जो एक्सपर्ट है नोएडा अथॉरिटी के, उनका कहना है कि जब ये विस्फोटक होगा महज 9 सेकंड में, तो जो ये बहुमंजिला इमारत है इसमें से जो धुआं उठेगा वो करीबन 200-300 मीटर हाइट तक जाएगा और उसके बाद वो धीरे धीरे डाउन होगा। तो उसके बाद जल छिड़काव की भी व्यवस्था की गई है, पानी की भी। लोगों को कहा गया है कि वो मास्क लगा के रखे क्योंकि इससे कुछ नुकसान जरूर बॉडी को पहुंच सकता है क्योंकि विस्फोटक है और करनाल से विस्फोटक आया करीबन 3700 किलो विस्फोटक है ये। और इस बीच बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, दरअसल चेन्नई से रिमोट वाइब्रेशन सिस्टम मंगवाए गए हैं और जब विस्फोटक से इस इमारत को धराशायी किया जाएगा तो वो इसको मापेंगे क्योंकि वाइब्रेशन काफी ज्यादा खतरनाक होगा। और जानकारी ये मिली है कि जो मलबा आएगा वो लगभग 3 मंजिल के बराबर होगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि चेन्नई से वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लाए गए हैं और 28 अगस्त को ट्विन टावर को जब गिराया जाएगा तो ये इसको मापेंगे। इस बीच हम आपको बता दें कि लगातार टीम, एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है क्योंकि अब जब ये टावर खड़ा किया गया था और जब से सालों लंबी कानूनी लड़ाई चली उसके बाद ये ट्विन टावर धराशायी हो रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, महाकवरेज हमारी जारी है किस तरीके से ये जो गगनचुंबी इमारत है ये ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी। और लोगों में कौतूहल भी है कि कैसे वो इसको देख पाएंगे, लेकिन तमाम बीमारियां भी हो सकती हैं। लगातार 360 डिग्री टर्न आपको बता रहे हैं क्योंकि जिस रूट पर इस वक्त हम लोग भी चल रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद लगातार बने हुए हैं। आनंद, आप ये बताइए कि ट्रैफिक की क्या व्यवस्था रहेगी क्योंकि लोगों में चिंता उत्साह दोनों है। जी देखिए जसप्रीत, जो नोएडा पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की उसके मुताबिक अगर हम चल रहे हैं ये तमाम रोड पूरी तरह से ब्लॉक रहेंगे। और नोएडा पुलिस ने कहा है कि शाम तक जब पूरी स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी ना, देखा जाएगा कि जो आसपास के जो 2 सोसाइटी है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और सब कुछ सुरक्षित तरीके से ये जो है पूरी तरह से इसको गिराया गया है। उसके बाद ही लोगों की आवाजाही शुरू की जाएगी। बहुत सारे वैकल्पिक रोड्स लोगों को दिए गए हैं, चाहे फिल्म सिटी की बात की जाए या डीएनडी की बात की जाए या ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस हाईवे की बात की जाए। तमाम रोड पे अलग अलग डायवर्जन किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं कि अगर किसी शख्स को 28 तारीख को रविवार के दिन अगर कहीं जाना है विशेष काम से तो वो पहले ट्रैफिक एडवाइजरी पढ़ ले, देख ले और उसके बाद ही अपने घर से निकले। ठीक है, तो ट्रैफिक एडवाइजरी को पढ़ ले। और हमारे सहयोगी अंजीत भी इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। अंजीत, आप ये बताइए कि इस वक्त क्या व्यवस्था की गई है क्योंकि अगर हम देखें तो ऐसा पहली बार हो रहा है, बेंचमार्क है उन तमाम बिल्डर्स के लिए फैसला भी जो भ्रष्टाचार की इमारतों को खड़ा करते हैं। जी देखिए, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। जो ट्विन टावर है उसके गिराने के बाद उसमें वाइब्रेशन कितनी होगी इसके लिए बाकायदा एक सिस्टम चेन्नई से आया है। बड़ी और अहम खबर यह है कि चेन्नई से एक सिस्टम लाया गया है। ट्विन टावर में धमाके के लिए वाइब्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम चेन्नई से लाया गया है। ये यंत्र धमाके के दौरान होने वाले वाइब्रेशन को नापेगा। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को गिराने की तैयारी पूरी हो चुकी है। नोएडा प्रशासन
तैयारी को अमली जामा पहना रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसमें कितनी वाइब्रेशन होगी, इसके पैमाने को नापने के लिए एक बाकायदा एक सिस्टम लाया गया है चेन्नई से, और बाकायदा रिमोट के जरिए इसकी वाइब्रेशन को नापा जाएगा, देखा जाएगा कि आखिर इसमें कितनी वाइब्रेशन होने वाली है। और यही वजह है कि आसपास के जो तमाम इलाके हैं उनको खाली कराया गया है। बाकायदा उनको ये कहा गया है कि कुछ जब तक ये टावर गिरा नहीं दिया था तब तक कम से कम शांति रखी जाए। और एक और बड़ी बात है, और बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि ट्विन टावर गिरेगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। ट्विन टावर गिरने के बाद एक नई मुसीबत शुरू होने वाली है, और वो मुसीबत है स्वास्थ्य संबंधी मुसीबत। स्वास्थ्य संबंधी मुसीबत को लेकर भी प्रशासन फिलहाल अलर्ट पर है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि नोएडा प्रशासन ने आखिर इसकी क्या तैयारी की है। तो देखिए, हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें भी दिखा देते हैं। ये मेरे पीछे सीधे आप देखेंगे ट्विन टावर 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखा रहे हैं, और यही वो ट्विन टावर है। इसके आसपास आप देखेंगे जो इमारतें हैं उनको ढका गया है, खास तरह का फैब्रिक है ताकि धूल का गुबार ना हो। और यहाँ पर से लोगों ने अपना सामान भी लेना शुरू कर दिया है, लेकर के जा चुके हैं, क्योंकि अभी से ही लोग यहाँ पर खाली कर दिया गया है। बाकायदा टीम्स बनाई गई है। ये आप टावर देखेंगे, ब्लास्ट की बाकायदा स्टडी की गई है, क्योंकि कई महीनों की स्टडी के बाद 28 तारीख को दोपहर 2:30 बजे इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ये ठीक मेरे पीछे आप देखेंगे, और न्यूज़ 18 की कोशिश यही है कि हम आपको ये हर तरफ से ये नजारा दिखाएं, क्योंकि ये ऐतिहासिक होगा जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और आपको बताएं कि जो ये टावर गिरने वाला है इसमें स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं आसान नहीं है इसको गिराना। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। ट्विन टावर गिरते ही यहाँ हर ओर धूल और धुएं का गुबार होगा, भीषण ध्वनि प्रदूषण होगा और अनेक अनचाही मुसीबत होगी, और उससे बिन बुलाए बीमारियों का खतरा होगा, क्योंकि इस ट्विन टावर को गिराने के लिए 3500 से ज्यादा बारूद लगा है, जो आसपास रहने वाले लोगों के शरीर में बीमारियों का घर बना सकती है, जो कि भले ही 9 सेकंड में नोएडा का ये ट्विन टावर मिट्टी में मिल जाए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट 9 सेकंड में कतई खत्म होने वाले नहीं हैं। डॉक्टरों को डर है कि ट्विन टावर के गिरने से इतना ज्यादा जबरदस्त वायु प्रदूषण होगा कि आसपास रहने वाले लोगों को गंभीर दिक्कतें हो सकती हैं। डॉक्टरों ने टावरों के गिरने से लोगों को होने वाली परेशानियों की लंबी चौड़ी लिस्ट ही गिना दी। सांस लेने की दिक्कत हो सकती है, जो हार्ट के पेशेंट्स उनको ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इवन ये भी देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में लंग कैंसर की भी संभावना रहती है। जबकि ट्विन टावर के आसपास रहने वाले लोग तो उनमें धमाका होते हुए देखने के लिए मजमा लगाने की तैयारी में हैं। लेकिन डॉक्टर ने आगाह किया कि उस दिन वो अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद रखें, घर से बाहर तो क्या बालकनी में भी ना जाएं, मास्क लगा कर रखें और अपने खान पान पर अच्छी तरह ध्यान दें, क्योंकि डॉक्टर ने यह कहकर भी डरा दिया है कि अगर टावरों के धराशायी होने से पैदा हुआ वायु प्रदूषण ज्यादा वक्त तक रहा तो फेफड़ों पर भी गंभीर असर हो सकता है। हवा की गति कम रही और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो जो आसपास का एरिया है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो काफी हद तक उसमें सस्पेंडेड रह सकते हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि हवा की गति कम रही और प्रदूषण कण नहीं बिखरे तो जो आसपास का इलाका है उसमें प्रदूषण के कण बने रह सकते हैं। यानी 28 अगस्त को ट्विन टावर के वजूद की आखिरी तारीख के दिन हवा की दिशा और गति बहुत बड़ा रोल निभाएगी। ध्वनि प्रदूषण की वजह से गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और दिल के मरीजों के लिए दिक्कत होगी और इस मलबे को हटाने में 3 महीने का वक्त लगेगा। यानी परेशानी चुटकी में नहीं जाने वाली है। हालांकि नोएडा प्रशासन ब्लास्ट के दौरान धूल के गुबार से इलाके को सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी कर चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ब्लास्ट के दौरान कंपन को कम करने के लिए पूरी स्टडी के बाद ही प्लानिंग की गई है।
अभी फ्लोर टू फ्लोर कनेक्ट कर रहे हैं, फाइनल चेक होगा, दो दिन ये एक्टिविटी चलेगी और फिर संडे को ये वापस सुबह 7 बजे से 12 बजे तक फाइनल चेक होगा एक पॉइंट्स का, पूरे 9640 होल चेक किए जाएंगे एंड देन फाइनल कनेक्शन 12 बजे के बाद फ्रॉम द फर्स्ट कॉलम टू द पॉइंट ऑफ बटन वो फाइनल कनेक्शन होगा। जब भी कंप्लीटली पुलिस हैज confirmed and cleared that everything is evacuated, then only that final connection will happen. ट्विन टावर को गिराने की पूरी प्रक्रिया की आसमान से लेकर जमीन तक नजर रखी जाएगी। जब बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाएगा तब इसकी ड्रोन कैमरे से रिकॉर्डिंग की जाएगी। पूरी प्रक्रिया की थर्मल कैमरे से भी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके अलावा हाई स्पीड कैमरे से भी विस्फोट को शूट किया जाएगा। यही नहीं, बिल्डिंग को गिराने से कुछ घंटे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा लगाया जाएगा। एहतियातन के तौर पर ट्विन टावर के आसपास से गुजरने वाले ट्रैफिक में बड़ा बदलाव किया जाएगा। विस्फोट के 15 मिनट पहले और 15 मिनट के बाद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा। कई और रोड ब्लॉक कर दिए जाएंगे। आसमान से भी कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाएगा। कुछ घंटे पहले 1 किलोमीटर में सख्त सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। तो इस टावर के गिरने के बाद से समस्याएं कम नहीं होने वाली। मैं एक बार तस्वीर जरूर दिखाना चाहूंगा आपको। ये वो ट्विन टावर है जो महज 10 सेकंड में धराशायी हो जाएगा। एक और तस्वीर में मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। उसके पीछे की वजह यह कि पूरे रास्ते को अभी से मैं आपको दिखाता हूं, ब्लॉक कर दिया गया है और इस तरह आप देखेंगे तो विस्फोटक क्षेत्र बकायदा एक बड़े बोर्ड की तरह लगाया गया। विस्फोटक क्षेत्र यानी पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया है और पूरे क्षेत्र को विस्फोटक क्षेत्र बता दिया गया है। अब इसमें पूरी कार्रवाई अभी से नोएडा प्रशासन ने शुरू कर दी है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि महज 10 सेकंड में पूरी बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है ट्विन टावर से जुड़ी, वो भी आपको बताते हैं। 26 से लेकर के 31 अगस्त तक नोएडा पुलिस ने ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी है। यहां पर बगैर पुलिस के परमिशन के 26 अगस्त से 31 अगस्त तक ड्रोन नहीं उड़ाया जा सकता। यह कदम ट्विन टावर के गिराने को लेकर उठाया गया है। 9 सेकंड में यह भ्रष्टाचार वाली बिल्डिंग जमींदोज हो जाएगी। स्थिति को देखते हुए नोएडा पुलिस ने ड्रोन पर पाबंदी लगा दी है। यह पाबंदी आज से 31 अगस्त तक रहेगी। साथ ही टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और स्थिति पर पल पल नजर बनाए हुए है। साथ ही टावर के पास सख्त सुरक्षा घेरा रहेगा क्योंकि टावर में 3500 किलोग्राम विस्फोटक लगाया गया है। जसप्रीत लगातार इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वो लगातार 360 डिग्री दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको गिराया जाएगा। जसप्रीत। बिल्कुल अंजीत, मेरे पीछे ये ट्विन टावर देख रहे हैं और यही वो फ्लाईओवर है। दरअसल रविवार को इसी फ्लाईओवर पर मीडिया को ये सेपरेट जोन दिया गया है क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे जो हमारी न्यूज 18 इंडिया की कोशिश है कि आपको ये पूरा 360 डिग्री व्यू बताएं और मेरे सहयोगी आनंद भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि आनंद, जो हम पीछे के ये फ्लैट्स देख पा रहे हैं जिनको ढका गया है, 600 से ज्यादा परिवार है। चिंता इस बात को लेकर के है कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जी देखिए, बिल्कुल जसप्रीत, कल हमने इन तमाम फैमिली के लोगों से बात की थी RW के। उनका कहना है कि जो आसपास की और जो सोसाइटीज हैं जो कुछ किलोमीटर के दायरे में, वहां पर उनके लिए फ्री में जो बैंकेट हॉल हैं उनके रहने के इंतजाम किए गए हैं और जिन लोगों के पास एक से ज्यादा व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, 2 या 3 गाड़ी वो अपने घर पे रखते हैं, उनको पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। उन्हें बाकायदा एक पास जारी किया गया है जिसके जरिए वो बता सकते हैं कि हम फलाना नंबर फ्लैट से हैं और हम इस सोसाइटी में रहने आए। तो एक तरीके से लोग एकजुट भी हुए हैं और नोएडा में कई सोसाइटीज ने एक बड़ा दिल दिखाया है कि जब ये ट्विन टावर गिरेगा उस दौरान जो 2 पास की सोसाइटियां हैं उनको, उनके लोगों को कोई दिक्कतें ना हो और वो चैन से उस पूरे दिन और रात जो है वो आराम से दूसरे घरों में गुजार सकें। बिल्कुल, तो लोगों में डर भी है कि इसके बाद क्या होगा और यहाँ पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बस काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 48 घंटे बाद ये जो मेरे पीछे आप ट्विन टावर देख रहे हैं ये दिखाई नहीं देंगे। और इस वक्त इस ट्विन टावर से ही जुड़ी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं। नोएडा के ट्विन टावर को गिराने के लिए तैयार है, करीब पूरी हो चुकी है ये तैयारी, क्योंकि 28 अगस्त को घड़ी में जैसे ही दोपहर 2:30 बजेंगे ट्विन टावर का वजूद पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बिल्डिंग को गिराने से कुछ घंटे पहले 1 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा घेरा सख्त किया जाएगा। विस्फोट के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा। आसमान में भी कुछ देर के लिए नो फ्लाइंग जोन घोषित किया जाना है।
ट्विन टावर को गिराने के लिए करीब 3500 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हो रहा है। एक बटन दबते ही महज 9 सेकंड में ये दोनों टावर समेंदोस हो जाएंगे। विस्फोट बिल्डिंग में नीचे से ऊपर होगा, यानी पहले नीचे के हिस्से गिरेंगे, फिर उसके बाद ऊपर के हिस्से गिरने वाले हैं। ट्विन टावर के मलबे को हटाने में 3 महीने का वक्त लगने वाला है। बिल्कुल, तो मेरी सहयोगी रीमा जानकारी दे रही थी। दरअसल ये जो ट्विन टावर है इसको गिराने में तो 9 सेकंड का वक्त लगेगा, लेकिन महीनों की स्टडी की गई है कि जब ब्लास्ट किया जाएगा, ब्लास्ट की स्टडी की गई है कि कैसे इस ट्विन टावर को धराशायी किया जाएगा। एक्सपर्ट्स की टीम है, लीगल टीम है जो लगातार इसके बारे में स्टडी कर रही थी। आनंद मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, क्योंकि आनंद आप बताइए कि ऐसा पहली बार होगा जब भ्रष्टाचार की 32 मंजिल की इमारत इस तरीके से धराशायी होगी। और जितना बनाने में हम देखें कि जब बनाया गया तो आसपास के लोगों को तकलीफ हुई, गिराने में भी काफी स्टडी हुई है। देखिए बिल्कुल, जो डेमोलेशन मैन है वो वर्ल्ड के टॉप 3 डेमोलेशन मैन में आते हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है जिनकी कंपनी को इस धराशायी इमारत को गिराने की। और बता दें कि कोच्चि में इससे पहले जसप्रीत इससे थोड़ी कम हाइट की इंडिया में फर्स्ट टाइम जो बिल्डिंग थी उसको धराशायी किया गया था। ये पहला मौका है शायद अब तक हिंदुस्तान के इतिहास में जब इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत जो अवैध तरीके से बनी गई थी नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, उसको गिराया जाएगा महज 9 सेकंड के अंदर। और एक तरीके से बताया ये भी जा रहा है एक्सपर्ट के जरिए कि जिस तरह से भूकंप आता है तो जो कंपन होती है, तीव्रता होती है, वो भी झटके महसूस किए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा दें। दरअसल यहाँ पर मानकों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि मानक होते हैं, आप देखेंगे कि जो दूसरी ये ट्विन टावर से सटी हुई इमारतें हैं इसमें एक में तो 20 मीटर से भी कम की डिस्टेंस है जहाँ पर इनको बनाया गया है। तो बड़ी बात यह है कि 28 तारीख को पूरी तैयारी कर ली गई है। नोएडा प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है, लेकिन इसका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए बाकायदे अलग अलग जगहों से मॉनिटर किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अपने तरीके से मॉनिटर कर रही है, नोएडा प्रशासन अपने तरीके से मॉनिटर कर रहा है। अलग अलग जगहों से तैयारियां हो रही हैं कि आखिर इसको कैसे गिराया जाए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि गिरने के बाद भी कहीं कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, इसलिए इसकी तैयारी बेहद पुख्ता तौर पर की गई है। आसपास के पूरे जो इलाके हैं, जो पूरी सड़कें हैं, उन सभी सड़कों को पूरी तरीके से बैरिकेड कर दिया गया है। अभी आप दिखाऊं मैं आपको तस्वीरें कि इस वक्त हम ट्विन टावर के बाहर खड़े हैं और जो पास की सड़क है उसको बाकायदा बैरिकेड कर दिया गया है और लिख दिया गया है विस्फोटक क्षेत्र, यानी पूरी तरीके से यहां से कोई गाड़ी नहीं जा सकती। जो ये पूरा का पूरा एरिया है इसको बंद कर दिया गया है, यहां से कोई गाड़ियां नहीं जा सकती, लोग नहीं जा सकते। और आने वाले वक्त में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे घंटे आगे बढ़ रहे, लगभग 50 घंटे के आसपास का वक्त बचा हुआ है, तो 50 घंटे ये जैसे जैसे खत्म होगा वैसे वैसे ही और ज्यादा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे और आने वाले वक्त में और ज्यादा सुरक्षा यहां पर बढ़ा दी जाएगी। उन तमाम बातों का ख्याल रखा जाएगा जिससे किसी तरीके का कोई नुकसान न हो। आसपास की जितनी बिल्डिंगें हैं उन पर भी बाकायदा उसको कवर्ड किया जा रहा है ताकि कोई समस्या न हो। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाने कैसे की बड़ी खबर, जो ध्वस्तीकरण की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है और मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा है कि मानकों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। तो आप समझिए कि खुद मुख्यमंत्री योगी इस पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये जो भ्रष्टाचार की इमारत गिराई जाएगी ये उन तमाम बिल्डर्स के लिए सबक है जो अरबों का कारोबार तो करते हैं लेकिन लोगों की जमा पूंजी को बर्बाद कर देते हैं, लोगों के यहाँ पर आशियाने उजड़ जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी ने भी नजर बनाई हुई है, क्योंकि ये जो ध्वस्तीकरण हो रहा है, जो इमारत जमींदोज होगी, मिट्टी में मिल जाएगा ये ट्विन टावर, उससे आसपास के फ्लैट्स धारक हैं उनमें काफी ज्यादा डर का माहौल भी है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने फ्लैट्स को खाली कर चुके हैं, सामान को छोड़ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी ने खुद समीक्षा की है और मैं आपको तस्वीरें भी साथ साथ दिखाती चल रही हूं, क्योंकि हम आपको ये जीप से, ओपन जीप से 360 डिग्री व्यू दिखा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप ये ट्विन टावर देख रहे हैं, इसी को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। यहाँ पर पुलिस का जमावड़ा है, क्योंकि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। ये फ्लाईओवर जहाँ से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, यहाँ से ये टावर साफ तौर पर दिख रहा है। यहाँ पर सिर्फ मीडिया को आने की अनुमति होगी। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। ताइवान के अलावा इंडोनेशिया भी उसका सपना तोड़ने के मूड में लग रहा है, क्योंकि उसे चीन का साउथ चाइना सी के नथुना द्वीप में दखल देना पसंद नहीं आया। इंडोनेशिया इस द्वीप पर अपना हक जताता है, जबकि चीन साउथ चाइना सी का हर छोटा बड़ा द्वीप हड़पने की ताक में बैठा है, जिनमें नथुना द्वीप भी शामिल है। इस द्वीप के आसपास से चीन की नौसेना के जहाजों के गुजरने की खबर भी आई थी। या यूं कहें कि ड्रैगन अपने जहाजों के जरिए नथुना द्वीप पर नजर रख रहा है, जबकि वो ये जानता है कि इस द्वीप पर इंडोनेशिया अपना अधिकार जमाता है। लेकिन चीन तो चीन है,
वो जो चाहता है उसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाता है। नतुना में भी वो यही करने की फिराक में है, जिसने इंडोनेशिया को चीन का दुश्मन बनने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जानकार मानते हैं कि दोनों देशों के संबंध पहले अच्छे थे, लेकिन चीन की समंदर पर राज करने की महत्वाकांक्षा ने चीन और इंडोनेशिया के रिश्तों में दरार डाल दी, जो तब और बढ़ गई जब इंडोनेशिया ने नतुना द्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। जिसका मतलब यह हुआ कि नतुना द्वीप के आसपास के समुद्र के 200 मील तक के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार इंडोनेशिया के पास होगा। वो वहां पर्यटन, मछली पकड़ने और ऊर्जा संसाधनों को विकसित करने से जुड़े बड़े प्लान भी बना रहा है। चीन ने सालों पहले 9 डैश लाइन बनाई थी। इस लाइन को सीधे न खींचकर 9 डैश में पूरा किया गया है, इसलिए इसका नाम 9 डैश लाइन पड़ा है। ये लाइन साउथ चाइना सी से लगने वाले देश फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और सिंगापुर के क्षेत्र से गुजरती है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बनी हुई है। उधर खबर है कि ताइवान में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कई कंपनियों ने भारत में प्लांट लगाने के लिए जगह की तलाश में चंडीगढ़ और गुजरात का दौरा किया, ताकि आने वाले दिनों में वो अपना कारोबार भारत शिफ्ट कर सकें। 2 अगस्त को अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर भड़का हुआ है और वो न सिर्फ जंग के लिए ताइवान को उकसा रहा है, बल्कि एक के बाद एक मिलिट्री ड्रिल करके लगातार युद्ध की धमकी भी दे रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन से जारी तनातनी और जंग के बनते माहौल की वजह से ताइवान में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कई कंपनियां परेशान हैं। ये कंपनियां किसी भी सूरत में जल्द से जल्द अपना ठिकाना बदलना चाहती हैं और किसी ऐसे देश में जाना चाहती हैं जहां कारोबार का बेहतर माहौल उन्हें मिल सके। ऐसे में ताइवान की इन कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद बन चुका है। मतलब ये कि ताइवान और चीन के बीच बढ़ती टेंशन की वजह से भारत के लिए एक बड़ा मौका बनता दिख रहा है, क्योंकि इन सब के बीच ताइवान में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कई कंपनियां जगह की तलाश में भारत पहुंच गईं। और इस दौरान इन कंपनियों ने प्लांट लगाने के लिए गुजरात और चंडीगढ़ का दौरा किया। बताया गया कि इस दौरान सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों की टीम ने भारतीय अधिकारियों के साथ बैठकें भी की। ताइवान से जो कंपनियां भारत पहुंची हैं उनमें PSMC यानी पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन भी शामिल था, जो दुनिया की 6ठी और ताइवान की 3री सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। असल में ताइवान अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में दुनिया के बाजार पर राज करता है, लेकिन चीन और ताइवान के बीच बढ़ती टेंशन से दुनिया के कई देशों में चिप की किल्लत होने लगी है। इस बीच यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने चापलेन में बड़ा हमला किया, जिसमें सबसे बुरा हाल वहां के रिहायशी इलाकों और रेलवे स्टेशन का हुआ। बताया जा रहा है कि इस हमले में मरने वालों की संख्या 25 पहुंच गई, क्योंकि रूसी सैनिकों ने चापलिन रेलवे स्टेशन पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। ये हमला रूस ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया, यानी कि एक दिन पहले 24 अगस्त को। इस हमले में मची तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। उनमें रेलवे स्टेशन का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील दिखा और स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन की हालत ऐसी दिखी जैसे कागज से बने किसी ढांचे को जला दिया गया हो। केवल रेलवे स्टेशन ही नहीं, वहां के कुछ रिहायशी इलाकों में भी तबाही का मंजर साफ नजर आया। इतनी बुरी हालत वहां की तब हुई जब अमेरिका ने यूक्रेन को पहले ही इसके लिए अलर्ट कर दिया था। उत्तर प्रदेश के झांसी में बेतवा नदी के बीच एक टापू पर फंसे 4 किसानों को बचा लिया गया। बताया गया कि चारों किसान वहां कई दिनों से जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उफनती बेतवा नदी के बीच उन किसानों को फंसे देखकर हर पल ऐसा लग रहा था कि पानी कभी भी उन्हें ली जाएगा, लेकिन सेना के जवानों ने जांबाजी दिखाते हुए उन किसानों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन उफनती लहरों के बीच टापू पर फंसे किसानों को बचाना आसान नहीं था, इसलिए सेना के जवानों ने सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने इसके लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली, जिससे एक रस्सी किसानों के पास नीचे गिराई गई, जिसकी मदद से उन्हें हेलीकॉप्टर में खींचने का काम शुरू हुआ। देखते ही देखते जवानों ने टापू पर फंसे किसानों को ऊपर खींच लिया। बताया गया कि बचाए गए चारों किसान पिछले 7 दिन से टापू पर फंसे हुए थे, जिसकी जानकारी जब सेना को मिली तो बिना देरी किए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि रेस्क्यू से पहले सेना के कुछ जवानों ने पूरे हालात की जानकारी ली और उसके बाद किसानों को बचाने का काम शुरू हुआ। उधर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा कभी भी खतरे के निशान को पार कर सकती है। वहां पहले ही गंगा में पानी बढ़ने की वजह से कई इलाके डूब चुके हैं, क्योंकि भारी बारिश के बाद कई राज्यों के बांधों से छोड़े जा रहे पानी की वजह से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिस वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। ये हालात संगम तट पर भी बने, जहां मौजूद हनुमान मंदिर। राजस्थान से लेकर एमपी तक बारिश की वजह से स्थिति बहुत खराब है। मॉनसून के दूसरे फेज में देश के कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी, जालौन, प्रयागराज, चित्रकूट और भदोही में आसमानी आफत जारी है। भारी बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कई जिलों में निचले इलाके जलमग्न हो चुके हैं। वहीं एमपी के भिंड में बांध से पानी छोड़ने के बाद
कई गांव में पानी घुसने लगा है। राजस्थान के धौलपुर में भी ऐसे ही हालात बने हैं। जिले के लगभग 120 ऐसे गांव हैं जो कि बाढ़ की चपेट में हैं। ये 8 तस्वीरें उसकी बाढ़ की। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो, जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो, जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो, जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से जिले में बहने वाली नदियां उफान पर हैं, जिससे कई इलाकों में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए। कई गांव तो टापू में ही तब्दील हो गए, जिसके बाद बाढ़ में गिरे गांवों में प्रशासन की तरफ से राहत बचाव का काम तेज कर दिया गया। देखिए किस तरह सरकार की तरफ से जो जिला प्रशासन है यहाँ पर लगातार लोगों के खाने पीने के इंतजाम कर रहा है। बताया गया कि भारी बारिश से वहां बहने वाली बेतवा नदी में उफान आ गया। इलाके में मौजूद हलाली डैम का पानी भी ओवरफ्लो होकर गाँवों तक पहुँच गया, जिससे कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। जो वीडियो सामने आया उसमें हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आया। गांवों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों पर कई फीट पानी भर गया, जिसकी वजह से आने जाने के लिए लोग नाव का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। हलाली डैम से लगभग 35 गांव हैं और हम लोगों ने, प्रशासन ने भी पूरी 4 टीम बनाई है। कुछ इसी तरह के हालात भिंड के भी हैं। वहां भी कई गांव बाढ़ में घिरे हैं, जहां हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। उधर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भारी बारिश की वजह से कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। बीते 24 घंटे से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। सामने आए वीडियो में कुछ लोग नदी के तेज बहाव के बीच फंसे दिखाई दिए, जिन्हें राहत बचाव की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं एक दूसरे इलाके से आए वीडियो में जोरदार बारिश के बाद नदियों में आए उफान से कई जगहों पर पुल टूट गए, जबकि सड़कें पानी में बह गईं, जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया। स्पेशली जो रेस्क्यू और जो रिलीफ की एक्टिविटीज उनमें जो है ना मसरूफ है। बताया गया कि बाढ़ और बारिश की वजह से हुए हादसों में वहां अब तक 230 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बारिश और बाढ़ के बीच रेस्क्यू की टीमें लगातार हेलीकॉप्टर से मदद पहुंचाने में जुटी हैं, लेकिन बाढ़ की ये आफत अभी थमने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के बदायूं में भीम आर्मी के कुछ कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। जानकारी के मुताबिक वो लोग एक दलित टीचर के साथ हुए रेप के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जिनका आरोप था कि पुलिस जानबूझकर आरोपी को गिरफ्तार करने में देर कर रही है और जल्द एक्शन की मांग करते हुए भीम आर्मी के करीब 150 कार्यकर्ता सिविल लाइंस थाने के सामने जमा हो गए, जिन्हें पहले पुलिस ने समझाने की कोशिश की और फिर हालात काबू से बाहर होते देख लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। साथ ही कुछ लोगों ने खुद ही थाने में आकर सरेंडर कर दिया, जहां से उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए पुलिस लाइंस भेज दिया गया। उधर चीन से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को गुजरात के भुज में स्मृति वन का उद्घाटन करने वाले हैं। स्मृति वन म्यूजियम 26 जनवरी 2001 को आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों की याद में बनाया गया है। इस आपदा के वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री इस म्यूजियम को बनवाने की बात कही थी। स्मृति वन मेमोरियल प्रोजेक्ट करीब 470 एकड़ में फैला है। 2001 के भूकंप के बाद भुज में लोगों का जीवन किस कदर पटरी पर लौटा, इसके बारे में भी स्मृति वन में प्रेजेंटेशन का जिक्र है, जिसे लोग देख सकते हैं। मैदान सजेगा, रंग जमेगा, मौका नहीं करारा जवाब मिलेगा। जब पाकिस्तान से भारत भिड़ेगा तब बाबर का किला ढहेगा और रोहित के लौआ के बोलेंगे जीतेगा भाई जीतेगा। न्यूज़ 18 इंडिया पर। Of very senior veteran Congress leader Shri Ghulam Nabi Azad ji, that has been released to the media. It is most unfortunate and most regrettable that this has happened when the Congress President, Srimati Sonia Gandhi ji, Shri Rahul Gandhi ji, and the entire Congress Party organization across the country is engaged in confronting
combating, fighting the BJP on issues of महंगाई, on issues of berozgari, and on issues of polarization. The entire Congress Party organization in the last couple of weeks has been involved in preparing for the Mehngai Par Halla Bol rally at Ramlila Maidan on September 4th, which will be addressed by Shri Rahul Gandhi ji. 22 press conferences have been scheduled across the country on the 29th of this month. The Bharat Jodo Yatra launch will take place on the 7th of September from Kanyakumari. Finalization of that launch is also underway. And 32 press conferences have been scheduled across the country to project the message of the Bharat Jodo Yatra. So at a time when every congressman and every congresswoman is involved in ensuring that the Mehngai Par Halla Bol rally will be a success, and every congressman and congresswoman wants to be a Bharat Yatri, wants to walk along with Shri Rahul Gandhi ji on this 3,500 kilometer long Bharat Jodo Yatra. It's most unfortunate, most regrettable that at this point of time, we have had to read this letter that has been released to the press. That's all we want to say for the moment. Tomorrow, Ajay Makanji will address today's scheduled press conference on the liquor policy of the Delhi government. Thank you. जयराम रमेश को आप सुन रहे थे। इस्तीफे की चर्चा की, उन्होंने इस्तीफे का जिक्र किया। आजाद का इस्तीफा दुख की बात है, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी जिक्र किया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये बड़े लीडर्स अभी नहीं है देश में, और ऐसे वक्त में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी है। हालांकि बहुत तल्ख लहजा तो नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड रखती है ये तय हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। इंडोनेशिया चीन को आंखें दिखा रहा है। उसने चीन के जानी दुश्मन अमेरिका के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन में जो जॉइंट ड्रिल की, उससे यह जाहिर हो गया कि समंदर में चीन का एक और दुश्मन तैयार है जो अमेरिका के साथ मिलकर उसकी नाक में दम करने की प्लानिंग कर रहा है। इंडोनेशिया ने जो ड्रिल की उसका नाम है गरुड़ा शील्ड ड्रिल, जिसमें इंडोनेशिया और अमेरिका समेत 14 देशों की नौसेनाओं और 4000 जवानों ने हिस्सा लिया। इन देशों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और जापान भी शामिल रहे। मतलब जो देश चीन की चालबाजियों से परेशान है वो सब गरुड़ा शील्ड ड्रिल में मलेशिया के साथ खड़े नजर आए, जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि वो साउथ चाइना सी या यूं कहें कि प्रशांत महासागर के एक बड़े हिस्से को हथियाने के चक्कर में है। लेकिन ताइवान के अलावा इंडोनेशिया भी उसका सपना तोड़ने के मूड में लग रहा है, क्योंकि उसे चीन का साउथ चाइना सी के नतुना द्वीप में दखल देना पसंद नहीं आया। इंडोनेशिया इस द्वीप पर अपना हक जताता है, जबकि चीन साउथ चाइना सी का हर छोटा बड़ा द्वीप हड़पने की ताक में बैठा है, जिनमें नतुना द्वीप भी शामिल है। इस द्वीप के आसपास से चीन की नौसेना के जहाजों के गुजरने की खबर भी आई थी। या यूं कहें कि ड्रैगन अपने जहाजों के जरिए नतुना द्वीप पर नजर रख रहा है, जबकि वो ये जानता है कि इस द्वीप पर इंडोनेशिया अपना अधिकार जमाता है। लेकिन चीन तो चीन है, वो जो चाहता है उसके लिए साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाता है। नतुना में भी वो यही करने की फिराक में है, जिसने इंडोनेशिया को चीन का दुश्मन बनने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि जानकार मानते हैं कि दोनों देशों के संबंध पहले अच्छे थे, लेकिन चीन की समंदर पर राज करने की महत्वाकांक्षा ने चीन और इंडोनेशिया के रिश्तों में दरार डाल दी, जो तब और बढ़ गई जब इंडोनेशिया ने नतुना द्वीप के आसपास के समुद्री क्षेत्र को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बनाने का फैसला किया। जिसका मतलब यह हुआ कि नतुना द्वीप के आसपास के समुद्र के 200 मील तक के प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल का अधिकार इंडोनेशिया के पास होगा। वो वहां पर्यटन, मछली पकड़ने और ऊर्जा संसाधनों को विकसित करने से जुड़े बड़े प्लान भी बना रहा है। चीन ने सालों पहले 9 डैश लाइन बनाई थी। इस लाइन को सीधे ना खींचकर 9 डैश में पूरा किया गया है, इसलिए इसका नाम 9 डैश लाइन पड़ा है। ये लाइन साउथ चाइना सी से लगने वाले देश फिलीपींस, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और सिंगापुर के क्षेत्र से गुजरती है
और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय विवाद का कारण बनी हुई है। उधर खबर है कि ताइवान में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कई कंपनियों ने भारत में प्लांट लगाने के लिए जगह की तलाश में चंडीगढ़ और गुजरात का दौरा किया, ताकि आने वाले दिनों में वो अपना कारोबार भारत शिफ्ट कर सकें। 2 अगस्त को अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से ही चीन ताइवान पर भड़का हुआ है और वो न सिर्फ जंग के लिए ताइवान को उकसा रहा है, बल्कि एक के बाद एक मिलिट्री ड्रिल करके लगातार युद्ध की धमकी भी दे रहा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन से जारी तनातनी और जंग के बनते माहौल की वजह से ताइवान में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कई कंपनियां परेशान हैं। ये कंपनियां किसी भी सूरत में जल्द से जल्द अपना ठिकाना बदलना चाहती हैं और किसी ऐसे देश में जाना चाहती हैं जहां कारोबार का बेहतर माहौल उन्हें मिल सके। ऐसे में ताइवान की इन कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद बन चुका है। मतलब ये कि ताइवान और चीन के बीच बढ़ती टेंशन की वजह से भारत के लिए एक बड़ा मौका बनता दिख रहा है, क्योंकि इन सब के बीच ताइवान में सेमीकंडक्टर बनाने वाली कई कंपनियां जगह की तलाश में भारत पहुंच गई। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, वीकेसी प्राइड, कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, कांग्रेस के सभी पदों से दिया इस्तीफा। इस्तीफे की चिट्ठी में राहुल गांधी पर साधा निशाना, लिखा एक कटोरी की वजह से पार्टी का हुआ नुकसान। सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी जानकारी, डॉक्टर ने शरीर पर किसी भारी चीज से हमले का अंदेशा जताया। सोनाली के पीए और एक दोस्त हिरासत में, हरियाणा के हिसार में सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन। एनवी रमन्ना की सेरेमोनियल बेंच की कार्यवाही का सुप्रीम कोर्ट से होगा सीधा प्रसारण। आम जनता देख पाएगी सीजेआई की बेंच की लाइव कार्यवाही। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर आज फैसला ले सकते हैं राज्यपाल। चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर लीगल एक्सपर्ट की ली जा रही है राय। गवर्नर के फैसले से पहले मुख्यमंत्री आवास पर गठबंधन के विधायकों की बड़ी बैठक। आबकारी नीति पर मचे घमासान के बीच शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। सदन की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के आरोप में डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष को पूरे दिन के लिए मार्शल आउट किया। सदन से निकाले जाने पर उपराज्यपाल से मिलेंगे बीजेपी विधायक। बंगाल के पशु तस्करी केस में सीबीआई ने कई बैंकों के अधिकारियों को जारी किया समन। तृणमूल कांग्रेस के अनुव्रत मंडल और उनकी बेटी के बैंक खातों को लेकर सीबीआई करेगी पूछताछ। शुरुआती जांच में अनुव्रत मंडल के बैंक खातों से संदिग्ध ट्रांजैक्शंस होने का दावा। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। काफी पीछे छूटा आज तक और इंडिया टीवी दर्शकों ने खबरों के लिए एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। चीन से तनाव के बीच ताइवान की राष्ट्रपति ने नौसेना की तैयारियों का लिया जायजा। सामरिक तौर पर अहम किनमन आइलैंड पर पहुंचा न्यूज 18, जहां पिछली जंग ताइवान ने छुड़ाए थे चीन के छक्के। किनमन आइलैंड में आज भी मौजूद है 73 साल पहले हुए युद्ध के हार के सबूत, जिसको लेकर चीन अभी भी बौखलाया हुआ है। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब देखते हैं धमाकेदार फिल्म।